एक रेप सर्वाइवर पर भी एक कमेंट सिद्धार्थ से लूंगी, और उसके बाद जब सेकंड राउंड में आऊंगी तो मैं आज बात करूंगी कि आज दो झटके लगे हैं मोदी जी को। एक तो उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने झुकाया, और दूसरा अरावलीज का जो अरावली पर भी आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो ये एक बड़ा झटका है आज मोदी जी के लिए। उन्नाव रेप केस के बारे में सिद्धार्थ आप कमेंट करिएगा, उसके बाद फिर सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए जाऊंगी। जी सिद्धार्थ बोलिए। हाँ बोलिए सिद्धार्थ बोलिए। जो जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है या फौरी राहत दी है उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में और बलात्कारी के विरुद्ध में, ये पूरी तरह से स्वागत योग्य है। लेकिन इस तरह की चीज होती क्यों है? समस्या मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज जिस व्यक्ति को जिस कानून के अंतर्गत, अभी जैसे मनीष भाई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रख दिया, एक 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले तक दूसरी कोर्ट ने किस कानून के तहत उसको जेल से बाहर रिहा कर दिया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। कानून तो इस बीच में पिछले 10 दिनों में तो भारत में न तो कोई संविधान बदला, न तो कोई नया कानून बना। तो इस तरह की कानून की परिभाषाएं अजीबोगरीब परिभाषाएं क्यों होती है? क्योंकि भारत में न्यायपालिका विशुद्ध न्याय नहीं देती है, वो कानून के अनुसार न्याय देती है। कानून में जो लिखा गया है उसके अनुसार न्याय देती है। तो जिसे कहते हैं जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ धूर्त मिलकर अगर कुछ धूर्त कानून बनाने वाले अगर कोई अन्यायपूर्ण कानून बना देंगे तो क्या होगा? उस समय तो लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस नहीं रहेगा, उस समय तो अनजस्ट लॉस बन जाएंगे। क्योंकि भारत में हमें यह ध्यान में रखना है कि कभी भी कहीं कोई अपराध होता है तो न्यायालय में जाके पीड़ित अपना केस नहीं लड़ता है, पीड़ित के पक्ष में सरकार केस पीड़ित की लड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आज जिन दलीलों को सीबीआई या सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में देकर सेंगर को जेल में रख दिया, यही सारी दलीलों को उन्होंने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं दिया था? या हाईकोर्ट में ये दलील दे देते तो हाईकोर्ट भी यही जजमेंट देता, क्योंकि कानून तो कोई बदला नहीं है। तो आज जो उच्चतम न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय दिया गया है, या मैं उसे निर्णय नहीं कहूंगा, जैसे मनीष जी ने कहा, यह फौरी राहत है। ये दिखाता है कि भारत में आज न्याय मिलने में अंधेर भले ना हो पर देर जरूर है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत देर हो रही है। तो जब अन्याय के एवज में न्याय तुरंत नहीं मिलता, तब जनता का व्यवस्था पर जो भरोसा है वो घटता चला जाता है। और जब किसी को समय पर सही डॉक्टर नहीं मिलता तो वो खुद ही नीम हकीम खतरे जान बनने के लिए मजबूर हो जाता है। मान लीजिए मैं कहीं हूं और मुझे कोई चोट लग गई है, कहीं डॉक्टर अगर नहीं मिल रहा है तो मैं मजबूर हो जाता हूं, अपना इलाज खुद करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो भारत की न्यायपालिका को अब सोचना है कि देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, ये सब का फायदा अगर कुछ धूर्त लोग गलत फायदा उठाना शुरू करेंगे तो 98% जनता का मोह भंग इसी तरह से होते चला जाएगा। क्योंकि सेंगर, ध्यान में रखना है कि सेंगर कोई आरोपी नहीं था, वो बाहुबली था, वो सजा याफ्ता था, बलात्कार की सजा थी, ऊपर से पीड़िता के परिवार की हत्या की भी सजा थी। ऐसे लोगों के समर्थन में सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ऐसे लोगों के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी इकोसिस्टम के लोग आए, जैसे बृजभूषण शरण सिंह आए, एक महिला थी, वो पता नहीं पुरुष आयोग की अध्यक्ष महिला है, हमें भी समझ में नहीं आया, बरखा त्रेहान उनका नाम है, प्रधान जी के साथ वो अपने ट्विटर पर फोटो, इंस्टाग्राम पर चलाती हैं। ये सब आदमी, इस तरह के लोग आके इस देश के सभ्य समाज के सामने बहुत बड़ा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी भी समाज में 98% शरीफ लोग होते हैं। भारत भर का आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, एक साल में 75 लाख के आसपास क्राइम होते हैं। इसका मतलब है कि इस देश में 98% लोग जो हैं वो शरीफ होते हैं, 2% अपराधी होते हैं। समस्या तब आती है जब शासन सत्ता 98% शरीफों की सुरक्षा के बदले 2% धूर्तों की रक्षा करने लगे। तब क्या हो जाता है? बाढ़ी खेत को खाने जैसी स्थिति आ जाती है। तो बाढ़ी जब खेत खाए तो उस फसल को फिर कौन बचाए? तो बार बार ये जो 2% संगठित धूर्त हैं, अगर ये 98% असंगठित शरीफों के ऊपर भारी पड़ते चले जाएंगे तो या तो आपकी समाज की व्यवस्था धीरे धीरे भंग होने लग जाएगी, जिस तरह से अभी हो रहा है। कभी कुलदीप सेंगर का मामला आ जाता है, कभी अरावली का मामला आ जाता है। कल परसों हमने देखा देहरादून में एक हिंदुस्तानी आदमी जो कि त्रिपुरा का था, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया, उन लोगों ने भीड़ के हवाले कर दिया। तो होगा ये कि ऐसा अगर होगा कि बार बार 2% संगठित धूर्त 98% असंगठित शरीफों से के ऊपर अगर भारी पड़ते जाएंगे
तो धीरे धीरे या तो समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, या फिर ये जो 98% शरीफ लोग हैं ये आ जाएंगे सड़कों पर। लोग 98% लोग सड़कों पर आएंगे तो आपके देश की शांति भंग हो जाएगी। तो या तो व्यवस्था भंग होगी या तो शांति भंग होगी। सिद्धार्थ, लेकिन जो अब दो सवाल है कि आज मोदी और शाह साहब को एक डबल शॉक दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि झुक गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मोदी और शाह साहब के खिलाफ तो विरुद्ध जा ही नहीं सकता। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने दो डबल शॉक्स दे दिए, एक तो उन्नाव केस में और दूसरा अरावली के केस में। उसको भी कोर्ट ने एबियंस में डाल दिया है कि भाई ठीक है, इसको आप अभी होल्ड पर रखो। तो ये आज मोदी और शाह यानी कि जो गुजरात लॉबी है, आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरीके से ध्वस्त करने वाला ऑर्डर नहीं दिया गुजरात लॉबी को? उसके बाद फिर मैं मीनू जी के पास यही नहीं, यही मेरा तर्क है कि ये आज आज सेंगर के केस में या अरावली के केस में ये प्रमाणित करता है कि इस देश में न्याय मिलने में अंधेर तो नहीं है लेकिन देर है। अब समस्या ये होती है कि वो देर के बीच में जितना अरावली का पहाड़ी आपने कटवा दिया, जितने लोगों को आपने अरावली का पहाड़ बेच दिया, उसका क्या होगा? जिस देर के चलते उन्नाव की रेप पीड़िता, वो बेचारा अपना जीवन जब से ये आपने जिसने भी आरोपी था उसको आपने जेल में डाला, हो सकता है वो अपना जीवन फिर से जीने की कोशिश कर रही होगी, कहीं नौकरी वगैरह कर रही होगी। अचानक आपने जब उसको छोड़ा तो वो अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ के, उन्नाव छोड़ के वापस उसको दिल्ली में आके ठंडी में अगर प्रदर्शन करना पड़ा, तो आप किस तरह का देश बना रहे हैं कि रोज हर चीज के लिए आप कोई ना कोई प्रदर्शन ही करते रहो? तो ये जो आप देरी कर रहे हैं, अंधेर तो नहीं है लेकिन देरी होती है। तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं एक्सीडेंट, कहीं मुझे चोट लग गई और वहां पर डॉक्टर नहीं है तो मैं अपना इलाज खुद करने पर मजबूर हो जाता हूं, वैसे में नीम हकीम खतरे जान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी भी इस चीज को समझती है कि इस देश में न्यायपालिका में अंधेर तो नहीं है लेकिन देर है। तो बीजेपी का इकोसिस्टम उस देरी का फायदा बहुत उठाता है। मुझे बताइए, आज तो उन्होंने अरावली को रोक दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछले इतने दिनों में अरावली का जितना पेड़ पहाड़ काट दिया इन्होंने, वो उसका हिसाब कौन करेगा? वो तो कट गया ना, वो तो अरावली तो कट गया, वही लाभ होता है। तो मेरे ख्याल से इस देश को, खास करके इस देश की न्यायपालिका को अब बहुत गंभीरता से सोचना है कि इस देश के 98% लोग शरीफ होते हैं, सज्जन रहते हैं, 2% लोग धूर्त रहते हैं। समस्या यह है कि सरकार नाम की जो इकाई है, कहीं पर भी कोई भी सरकार हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में अगर नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप की सरकार हो या सऊदी अरेबिया की राजा किंगडम की सरकार हो या भारत या अमेरिका की लोकतंत्र की सरकार हो, किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है नागरिकों को सुरक्षा देना। नागरिक मतलब कौन? जो शरीफ नागरिक है। किससे सुरक्षा देना? जो बदमाश होते हैं, जो अपराधी तत्व होते हैं, उनसे सुरक्षा देना। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो कि इस देश में बड़ा से बड़ा आदमी, आप अमिताभ बच्चन भी हो, आप अंबानी भी हो, आप सचिन तेंदुलकर भी हो, तो आप अपनी पुलिस भी नहीं रख सकते, अपना बंदूक भी नहीं रख सकते। सुरक्षा के लिए आप सरकार के ऊपर निर्भर है। अब सरकार का काम 98% सज्जनों की सुरक्षा देना है, ये जो 2% अपराधी तत्व है उनकी सुरक्षा देना है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील थे जिन्होंने कुछ दलीलें दी जिसके चलते सेंगर को जेल में रहने का ऑर्डर आ गया। यही सरकारी वकीलों की टीम कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में भी थी, उन्होंने ये सब दलील क्यों नहीं दी? ये सब दलील अगर उस दिन ये दे देते तो हाईकोर्ट भी उसी तरह का जजमेंट देता, क्योंकि फिर भारत में जो लॉ है, भारत में जो न्यायपालिका है, वो विशुद्ध न्याय नहीं देती है, वो कोई काल्पनिक न्याय नहीं देती है। जो कानून की किताब में लिखा है वैसा न्याय देती है। तो आपने उस चीज को बताया नहीं तो बता देते तो हो सकता है हाईकोर्ट भी वो जजमेंट दे देता। जो सरकारी वकील आज जो तर्क दे रहे थे वो एक हफ्ता पहले अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दे दिए होते तो ये स्थिति नहीं आती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शासन तंत्र, इस देश की व्यवस्था, भाजपा स्थितियों को खराब करना चाहती हैं ताकि लोग, क्योंकि उसको पता है कि लोग तो असंगठित हैं, बार बार लोगों को परेशान करो ताकि उनका संगठित होने की संभावनाएं घटती चली जाए। लेकिन ये खतरे से खेलने जैसा है। मेरे ख्याल से न्यायपालिका को इस गंभीर विषय पर और थोड़े गंभीरता से देखना चाहिए। इस तरह का, खास करके अपराध कहीं पर अगर घटा होता है, वहां पर आपको न्याय बहुत जल्दी देना पड़ेगा। आप अगर अपराध के न्याय में देरी करेंगे तो लोगों को न्याय पर से भरोसा उठता चला जाएगा, और न्याय पर से लोगों का भरोसा उठता है तो एक तरह से वो बिना डॉक्टर के आदमी, नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति आ जाती है। उससे या तो आपकी देश की व्यवस्था बिगड़ेगी या तो लोग सड़कों पर आएंगे तो आपकी शांति बिगड़ेगी। आपको दोनों को बचाना है तो न्यायपालिका को गंभीरता से सोचना पड़ेगा।